दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर कांग्रेस असमंजस से बाहर नहीं आ पा रही है। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने गठबंधन ना करने की सलाह देते हुए राहुल गांधी को खत लिखा है, जिसका जवाब पीसी चाको ने दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी इस पर फैसला करेंगे। हमारी पार्टी ने कार्य समिति के जरिए यह तय किया है कि बीजेपी को हराने वाले दलों के साथ हम गठबंधन करेंगे। उम्मीद है कि दिल्ली के नेता भी इस बात को मानेंगे। बीजेपी को हराना हमारी प्राथमिकता है, इसके लिए आपसे गठबंधन करना चाहिए। ज्यादातर नेताओं की यही राय है। दरअसल पिछले दिनों शक्ति ऐप के जरिए राय मांगी गई थी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कि क्या आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हमारे साथ रमन कुमार, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, इस वक्त जुड़ चुके हैं। रमन, यानी कांग्रेस ने मन बना लिया है कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने जा रही है। हाँ, इसी पे। रमन, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आपको खबर एक बार फिर से बता देते हैं। आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर कांग्रेस में दो खेमे बटे हुए हैं। एक खेमा चाहता है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो लोकसभा चुनाव की 7 सीटों के लिए, तो दूसरी तरफ पार्टी का एक खेमा चाहता है कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन की कोई जरूरत नहीं है, कांग्रेस को अकेले ही चुनाव में लड़ना चाहिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी गंगा यात्रा पर हैं और अब से थोड़ी देर के बाद प्रियंका गांधी विंध्याचल पहुंचेंगी, जहां वो मंदिर में पूजा पाठ करेंगी और त्रिकोण परिक्रमा भी करेंगे। इसके बाद वो कंतित मजार पर चादर चढ़ाएंगी। रास्ते में उनका वकीलों से मुलाकात का भी कार्यक्रम है और इसके बाद भदौली घाट पर वो मछुआरा समुदाय के लोगों से भी मिलेंगी। दोपहर करीब 12 बजे के बाद प्रियंका गांधी स्टीमर से पहाड़ी ब्लॉक में चंडिका मंदिर पहुंचेंगी, मंदिर के दर्शन करेंगी। यहां पर उनकी एक छोटी सी जनसभा भी है। कल से बोट यात्रा, गंगा यात्रा प्रियंका गांधी की शुरू हुई है प्रयागराज से, और आज उनकी यात्रा का पड़ाव है विंध्याचल, जहां विंध्यवासिनी देवी की पूजा करेंगे प्रियंका गांधी। मां चंडिका देवी की भी पूजा करेंगी। एक छोटा सा जनसभा का कार्यक्रम है प्रियंका गांधी का इस दौरान। और फिर 20 तारीख को वाराणसी मंदिर और मजार दोनों जगह जाएंगी। थोड़ी देर में प्रियंका गांधी मंदिर में दर्शन करेंगी, त्रिकोण परिक्रमा करेंगी। विंध्याचल में सिविल लाइन तिराहा पर वकीलों से मुलाकात का भी उनका कार्यक्रम है। कंतित मजार पर जाएंगी चादर चढ़ाने के लिए और भदौली घाट भी पहुंचेंगी दोपहर के 12 बजे। मछुआ समुदाय के लोगों से भी मिलेंगी प्रियंका गांधी। आज का जो कार्यक्रम है प्रियंका गांधी का, वो किस तरीके से, कितने बजे कहां रहेंगी प्रियंका गांधी, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। और कल प्रियंका गांधी वाराणसी पहुंचेंगी। 80 घाट में कार्यक्रम में वो शामिल होंगी। काशी विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगी। सचिव प्रियंका गांधी कुछ ही देर में मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। हम आपको मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन न्यूज़ 24 आपको करा रहा है कि अभी कुछ ही देर में प्रियंका गांधी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर मां विंध्यवासिनी देवी का आशीर्वाद लेने के लिए यहां पे आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि भक्तों की तादाद किस तरीके से मां का दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे आई हुई है। और हर एक लोग चाहते हैं कि मां का दर्शन प्राप्त करके जो भी उनकी मनोकामना है वो मनोकामना मां पूरा करे। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से इस जगह का अपने आप में सबसे बड़ी महत्ता है। अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम बड़े लोग यहाँ पे आते हैं। राजनाथ सिंह लगातार यहाँ पे आते हैं और इस जगह की
महत्ता को ध्यान में रखते हुए ही मां विंध्यवासिनी देवी के दर्शन और उनका आशीर्वाद लेने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। पंडित जी जो कि यहीं पे पूजा करवाते हैं। आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि इस जगह की महत्ता काफी ज्यादा है और राजनेता बड़ी तादाद में यहाँ पे आते हैं, क्या बात है? समझ लीजिए संसार है, ये जगदम्बा बहुत ही कृपालु दयालु है। इनके दरबार में सभी नेता, राजनेता, अभिनेता, रंग राजा सभी आके मत्था टेकने और अपना आशीर्वाद लेकर झोली भरकर यहाँ से जाते हैं। माँ के दरबार में हर एक ग्रह गोचर का दोष का निवारण उपलब्ध है और माँ के यहाँ 3 देवियों का स्थान है। तीनों देवी का समझ लीजिए कि त्रिकोण का महत्व है यहाँ पे। कि आपने देखा कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी के आने से पहले सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था, पुलिस, एसपीजी सब तैनात है। किसी भी वक्त प्रियंका गांधी कांग्रेस के बाकी नेताओं के साथ यहाँ पे आ सकती हैं। आज प्रियंका गांधी का दूसरा दिन है, कल उनका आखिरी दिन है और कल के दिन वो वाराणसी पहुंचेंगी नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में। कैमरा पर्सन दीपक शर्मा के साथ रमन कुमार, मिर्जापुर, न्यूज़ 24। सीधे चलते हैं विंध्याचल रमन कुमार के पास। रमन, आज का पूरा कार्यक्रम हमने दर्शकों को दिखाया कि प्रियंका गांधी आज विंध्यवासिनी देवी के दर्शन करेंगी, फिर त्रिकोण परिक्रमा भी करना है, मां चंडिका देवी के दर्शन भी करने, यानी कि काफी समय प्रियंका गांधी विंध्याचल और मिर्जापुर में बिताने वाली हैं आज। रमन, बिल्कुल, उनका कार्यक्रम विंध्याचल मंदिर में दर्शन के साथ ही शुरू होगा और जो उनके मुख्य पुजारी हैं, जिनके पिता ने इंदिरा गांधी की पूजा कराई थी जब 1977 के बाद उनके ऊपर कुछ दिक्कत आई थी आपातकाल के बाद, लेकिन उस पूजा के बाद ये जिस त्रिकोणीय पूजा की बात पंडित जी कर रहे थे, उसी त्रिकोणीय पूजा का करवाया गया था इंदिरा गांधी को और उसके बाद वो केंद्र में सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। प्रियंका गांधी का आज का कार्यक्रम भी वही है कि प्रियंका गांधी आज पूजा करवाएंगी, त्रिकोणीय पूजा करवाएंगी, लेकिन प्रत्युष अपने आप में बड़ी बात यह है कि अभी तक प्रियंका गांधी गेस्ट हाउस से नहीं निकली हैं। 11 बजे का कार्यक्रम मुकर्रर किया गया था कि प्रियंका गांधी इस मंदिर में आएंगी, लेकिन इस मंदिर में आप देख सकते हैं कि जो भीड़ है, भक्तों की भीड़ है, उस भीड़ को देखकर ऐसा नहीं लगता कि अगले आधे घंटे में प्रियंका गांधी यहाँ पे आएंगी, क्योंकि अमूमन जब भी वीआईपी एंट्री होती है, वीआईपी का मूवमेंट होता है, तो भक्तों को कुछ देर के लिए रोक दिया जाता है। यहाँ पे पंडित हैं हमारे साथ। अभी तक क्या कार्यक्रम है प्रियंका गांधी का? प्रियंका गांधी का तो बस यही अभी तक पता है कि वो 11 बजे, 11:15 बजे के ये गंगा मार्ग से स्टीमर से आ रहे हैं और दर्शन करेंगे। दर्शन करके माँ का आशीर्वाद। ठीक है रमन, यानी लेट होगा, यानी कि थोड़ी देर होगी प्रियंका गांधी को यहां पर पहुंचने में। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा उसी का रुख कर रहे हैं। दरअसल आरएलडी ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है और अपने कोटे की 3 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बता दें कि चौधरी अजीत सिंह मुजफ्फरनगर से, जयंत चौधरी बागपत से और नरेंद्र सिंह से
नरेंद्र सिंह मथुरा से प्रत्याशी बनाए गए हैं। आपको बता दें कि महागठबंधन जो कि यूपी में सपा बसपा का हुआ है, उसकी साथी है चौधरी अजीत सिंह की यह पार्टी। और आरएलडी को दरअसल 2 सीटें दी गई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने कोटे से भी 1 सीट दी है और आरएलडी ने अपनी तीनों सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। और जयंत चौधरी बागपत से अब लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं नरेंद्र सिंह को मथुरा से टिकट दिया गया है। इसके अलावा अजीत सिंह की अगर बात करें तो अजीत सिंह भी चुनाव में जाएंगे और आरएलडी ने तीनों सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। मुजफ्फरनगर से चौधरी अजीत सिंह चुनाव लड़ेंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अशोक तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, संभवतः ये साफ था पहले से ही, जब 3 सीटें अलॉट की गई थी और सीट शेयरिंग का जो बंटवारा हुआ था, ये क्लियर था कि ये 3 सीटें कौन सी हैं और इनमें उम्मीदवार कौन से होंगे, बस औपचारिक ऐलान बाकी था, वही हो गया आज। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि जब समाजवादी पार्टी और बसपा गठबंधन में लोकदल शामिल हुए थे तो उसमें ये कहा जा रहा था कि तकरीबन 4 सीटों की डिमांड लोकदल की तरफ से की गई थी, लेकिन 3 सीटों पर आम सहमति बन गई थी। और लखनऊ में जयंत चौधरी, अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी औपचारिक घोषणा भी की थी। और पहले से ये तय माना जा रहा था कि चौधरी अजीत सिंह मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ेंगे, बागपत से जयंत चौधरी खुद इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। मथुरा की सीट को लेकर जरूर संशय था कि शायद चौधरी अजीत सिंह के परिवार से कोई तीसरा उम्मीदवार वहां से उतारा जाए, लेकिन नरेंद्र सिंह इनकी पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं, उनको फिलहाल मथुरा की सीट से लोकदल से उम्मीदवार बनाया गया है। और ये तीनों ही सीटों पर शुरुआती दौर में जो कयास लगा रहे थे कि अजीत सिंह, जयंत चौधरी चुनाव लड़ेंगे, दोनों लोग का आज पार्टी की तरफ से औपचारिक ऐलान कर दिया गया है। और जो प्रत्याशी लोकदल की तरफ से जारी की गई है उसमें मुजफ्फरनगर से अजीत सिंह, बागपत से जयंत चौधरी और मथुरा से नरेंद्र सिंह का नाम घोषित किया गया है। और इन सीटों पर ये गठबंधन के उम्मीदवार होंगे। गोवा के नए सीएम प्रमोद सावंत ने पदभार संभाल लिया अपना और ऑफिस भी पहुंच चुके हैं। ऑफिस पहुंचे प्रमोद सावंत ने यह कहा कि उनकी सरकार 3 सालों तक पूरी चलेगी। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि लोकसभा चुनाव में दोनों सीट वो जीतेंगे। और उनसे बात की है हमारे संवाददाता दीपक ने। गोवा के नए मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं प्रमोद सावंत सर, आपसे जानना चाहेंगे, न्यूज़ 24 आपको बधाई देता है सर मुख्यमंत्री पद के लिए। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ आप करने वाले हैं पिछले कुछ दिनों में, क्या कुछ आपकी प्लान है? मैं बताऊंगा कि अभी आज से ही मैं ऑफिस ज्वाइन करने वाला हूं। द एडमिनिस्ट्रेशन विल बी माय प्रायोरिटी, ओके, टू स्ट्रीमलाइन द एडमिनिस्ट्रेशन, और इसी के ऊपर काम करना ये मेरी प्रायोरिटी रहेगी। और जो एक्स सीएम और लीडर लेड मनोहर पर्रिकर, उनके जो कुछ काम हैं वो आगे बढ़ाना, दैट इज आवर प्रायोरिटी। सरकार स्थिर रहेगी, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकार तो स्थिर रहेगी ही, क्योंकि सभी अलायंस पार्टनर जो हैं वो हमारे साथ में हैं और सभी को मिला के ही ये सरकार बनी है फिर से एक बार। हाँ। विपक्ष का आरोप है कि रात को 2 बजे शपथ लेना, ये कुछ समझ में नहीं आता, क्या बीजेपी डरी हुई है? वो उनको पूछने का, क्या आरोप है क्या नहीं, वो उनसे जाके पूछने का। 7 दिन तक कोई जश्न नहीं रहेगा, मतलब जश्न या कुछ नहीं, 7 दिन तक कहीं भी ये स्वागत नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। ये थे गोवा के नए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जो न्यूज़ 24 से बात कर रहे थे। 7 दिन तक कोई भी जश्न नहीं मनाया जाएगा। गोवा में जिस तरीके से शोक दिवस मनाया जा रहा है मनोहर पर्रिकर जी के स्वर्गवास पर, प्रमोद सावंत ने न्यूज़ 24 से बातचीत में कहा है कि जो भी कुछ पेंडिंग काम थे मनोहर पर्रिकर जी के कार्यकाल के दौरान, उसे वो पूरा करेंगे। तो प्रमोद सावंत को आप सुन रहे थे, गोवा के नए मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने आधी रात को शपथ लिया और अब पदभार भी ग्रहण कर लिया है। उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत में आपने सुना कि उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पूरे 3 साल चलेगी।
इस वक्त की बड़ी खबर घोटालेबाज भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी से जुड़ी। नीरव मोदी के लंदन में मीडिया के सवालों से भागने का एक वीडियो सामने आया है। नीरव मोदी से जब घोटाले, कोर्ट की कार्रवाई, अरेस्ट वारंट और रेड कॉर्नर नोटिस के बारे में सवाल किए गए तो वो मीडिया के कैमरे से कैसे भागा, ये अब दुनिया के सामने आ गया है। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय के प्रत्यर्पण अनुरोध पर लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने नीरव मोदी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। भारतीय बैंकों का 13,000 करोड़ रुपए लेकर फरार हुआ नीरव मोदी पिछले दिनों लंदन की सड़कों पर हुलिया बदलकर घूमता नजर आया था, जबकि उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मीडिया के सवालों से भागता हुआ नीरव मोदी, हुलिया भी बदला हुआ है। पुरानी तस्वीरें देखेंगे और अब ये ताजा वीडियो देखेंगे तो फर्क साफ आप महसूस कर पाएंगे, समझ पाएंगे। और मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रशांत देव जुड़ चुके हैं, इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं। वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। इसके मायने क्या हैं? कितना जल्द नीरव मोदी को भारत लाया जाएगा, ये हर कोई देशवासी पूछना चाह रहा है। जी संदीप, गिरफ्तारी वारंट जारी होने का एक तकनीकी मतलब है। हालांकि उनको गिरफ्तार किया जाएगा और हो सकता है, मुमकिन है कि तुरंत जमानत भी मिल जाए, जो जैसा कि वहां का प्रावधान है, जो जैसी जानकारी मिली है। लेकिन खास बात यह है कि जैसे ही वहां के होम सेक्रेटरी ने, यूके के होम सेक्रेटरी ने इस बात की परमिशन दी कि वेस्टमिंस्टर कोर्ट में चलाने लायक इनका मामला है, तो उसका ये प्रोसीजरल हिस्सा है। अब वहां से इनके प्रत्यर्पण की कार्रवाई, जो अदालती कार्रवाई है, वो शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो है ये तय हो जाएगा कि इनको भारत भेजना है या नहीं भेजना है। यानी कि वेस्टमिंस्टर कोर्ट मेरिट डिसाइड नहीं करेगा, वो ये डिसाइड करेगा कि जो लंदन का कानून है, जो इंग्लैंड का कानून है, उसके मुताबिक सारी प्रक्रिया पूरी तरीके से फॉलो की गई है कि नहीं की गई है, दस्तावेज सारे मुकम्मल हैं कि नहीं है। इन तमाम चीजों को से अगर संतुष्ट होती है वेस्टमिंस्टर कोर्ट, तब जो है प्रत्यर्पण के लिए वो अलाउ कर सकती है। अपील भी कर सकता है वेस्टमिंस्टर कोर्ट के फैसले के खिलाफ नीरव मोदी? बिल्कुल अपील कर सकते हैं। वहाँ उसके बाद ऊपर की अदालत में वो अपील भी कर सकते हैं। फिर समय लग सकता है, लेकिन ये जरूर है कि जो एक बड़ा बैरियर था उसको लगता है कि क्रॉस किया है एजेंसियों ने भारत की। आप बने रहे प्रशांत, मेरे साथ बने रहे। पहले किस तरह से मीडिया के सवालों से भागता दिखा और क्या सवाल पूछे गए, क्या रिएक्शन थी, वो सुन लीजिए। Mr. Modi. Mr. Modi, Would you just like to... Mr. Modi. Is there a court procedure on Mr. Modi now that it's on? Would you consider sharing some thoughts on whether you're going to contest it? Okay. Mr. Modi, could you comment something? This is an opportunity for you to speak, Mr. Modi. No comment. Okay. I guess there's no point Mr. asking Modi, you what happened to the alleged £1 billion or so that appear to have gone missing. You have a red corner notice against you by Interpol, and to the best of my understanding, Neera, you've just had an arrest warrant issued against you. You're now effectively a wanted criminal. You're walking the streets of London. Mr. Modi, have you resumed business here? और प्रशांत देव मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रशांत, प्रवर्तन निदेशालय ने भी कुछ दस्तावेज सौंपे हैं, वेस्टमिंस्टर कोर्ट में पेश किए हैं। आपके सोर्सेज क्या बता रहे हैं? भारत की तरफ से क्या साक्ष्य, क्या सबूत, क्या दस्तावेज सौंपे गए हैं वहां पर? देखिए, इसमें दो एजेंसियां एक साथ काम कर रही हैं, सीबीआई और दूसरा प्रवर्तन निदेशालय। दोनों एजेंसियां इसमें साथ काम कर रही हैं और जितने भी इसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनकी जरूरत थी, वो सब सबमिट कर दिया गया, फर्निश कर दिया गया है। उसी के बाद जो है यूके के होम सेक्रेटरी ने ये सर्टिफाई कर दिया कि इनका केस, प्रत्यर्पण का केस सुने जाने लायक है। अगर वहां ये गिर गया होता तब भारत की को करारा झटका लग सकता था, एजेंसियों को झटका लग सकता था। इसीलिए ये बात नीरव मोदी के खिलाफ जाती है, इस लिहाज से कि यूके के होम सेक्रेटरी ने तो सर्टिफाई कर दिया जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे, जो परमिशन मांगी थी प्रत्यर्पण की। तो शिकंजा कस रहा है नीरव मोदी पर, और भारत आने का जो रास्ता है वो और खुलता नजर आ रहा है।
कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने भी अपना ट्विटर अकाउंट हैंडल बदल दिया है। बीजेपी पर तंज कसते हुए हार्दिक ने अपने नाम के साथ बेरोजगार शब्द जोड़ दिया है। इसके माध्यम से हार्दिक ने मोदी सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे पर फेल होने का इशारा भी किया। दरअसल मोदी और दूसरे बड़े बीजेपी नेताओं ने ट्विटर हैंडल में चौकीदार शब्द जोड़ा था और इसी अभियान पर निशाना साधते हुए हार्दिक ने ट्विटर पर खुद को बेरोजगार घोषित कर दिया है। ये आपको ट्विटर हैंडल दिखा रहे हैं। हार्दिक पटेल नए कांग्रेस में जुड़े हैं। बेरोजगार हार्दिक पटेल अपने आप को बता रहे हैं, जबकि बीजेपी नेता चौकीदार बता रही है। और मेरे साथ कुंदन सिंह जुड़ गए हैं। कुंदन, कांग्रेस की तरफ से रणनीति साफ दिखाई दे रही है, जो अपने ट्विटर हैंडल पर बेरोजगार हार्दिक पटेल बता रहे हैं। बेरोजगारी को कांग्रेस और हार्दिक पटेल बड़ा मुद्दा बनाने जा रहे हैं इस चुनाव में। बिल्कुल, जब चौकीदार चोर है के नारे कांग्रेस की तरफ से लगाए गए और बीजेपी ने इस मुद्दे को अपने फेवर में किया और बड़े स्केल पे जिस तरीके से आज केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि किस तरीके से 31 मार्च को 5000 जगहों पर रैली करके एक तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खुद प्रधानमंत्री युवाओं को एड्रेस करेंगे, वहीं कांग्रेस को लगता है कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं खासकर यूथ के, बेरोजगारी के, उनके जॉब्स को लेके, जॉब सिक्योरिटी को लेके, सोशल सिक्योरिटी को लेके, उस मुद्दे को लेके इस चाल का काउंटर किया जाए। तो कुल मिला के चुनाव से पहले जिस तरीके से सोशल मीडिया पे परसेप्शन वॉर चल रहा है, उसी का नतीजा है कि जिस तरीके से 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने खुद अपनी प्रोफाइल चेंज की और न केवल तमाम कैबिनेट मंत्री, तमाम बड़े बीजेपी के नेता, तमाम फॉलोअर्स, तमाम समर्थक, करोड़ों की आज आपको दिखाया गया कि इस तरीके से दिखाया गया कि कितने करोड़ इंप्रेशन आ गए, कितने लोगों ने रीट्वीट किया, कितने लोगों ने वो वीडियो शेयर किया। तो अब लगता है कि बीजेपी इस मुद्दे को लेके बड़े स्केल पे ले जाएगी और लोगों के अस्मिता से जोड़ेगी। मिर्जापुर में प्रियंका का मोदी पर हमला सामने आया और उन्होंने कहा कि हम बीजेपी से डरने नहीं बल्कि लड़ने वाले लोग हैं। बीजेपी चाहे जितना परेशान करे, हम नहीं डरेंगे, ये कहा है प्रियंका गांधी ने मिर्जापुर में। आज आपको बता दें, प्रियंका गढ़ पहुंचने वाली है, मोदी के गढ़ वाराणसी में। उससे पहले उन्होंने जता दिया है किस इरादे से वो
यहाँ पहुंचने वाले। सुनिए। जो उनके खिलाफ बोलते हैं वो डरते हैं, बिल्कुल डरते नहीं हैं। चाहे कुछ भी करें, हमें जितना प्रताड़ित करें, हम डरते नहीं हैं। हम उनके खिलाफ लड़ते रहेंगे, जितना हमें करेंगे उतनी जोर से हम लड़ेंगे। तो हौसले बुलंद है प्रियंका गांधी के। और इससे पहले गंगा किनारे वाले वोटरों को साधने के लिए प्रियंका अपने 3 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन कल मिर्जापुर पहुंची। यहां उन्होंने विंध्यवासिनी देवी मंदिर के दर्शन करने के बाद इस्माइल चिश्ती दरगाह में चादर पोशी की। कल प्रियंका ने प्रयागराज से अपनी चुनावी यात्रा की शुरुआत की थी इसके पहले वाले दिन, और कल भी मिर्जापुर में कुल देवी का आशीर्वाद प्राप्त किया। बाद में अपनी यात्रा भी शुरू की। और ऐसे में यह सवाल है कि मंदिर, मस्जिद और दरगाहों पर जाना नेताओं की मजबूरी है या फिर वोटरों को लुभाने का एक हथकंडा। देखिए। अपने 3 दिवसीय यूपी दौरे पर निकली प्रियंका गांधी भी बीजेपी की राह पर चलकर चुनावी नैया को पार लगाने की कोशिश में हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन प्रियंका ने मिर्जापुर में विंध्यवासिनी देवी मंदिर में दर्शन किए। हिंदू धर्म में सुहागनों के लिए सबसे पवित्र माने जाने वाली सुर्ख लाल साड़ी में लिपटी प्रियंका ने मंदिर में देवी के दर्शन किए। सिर पर साड़ी का पल्लू और हाथों में आरती की थाली लिए प्रियंका ने पूरे विधि विधान से मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रियंका मां विंध्यवासिनी के मंदिर से निकली तो कुछ वोटरों से मिली। उनसे चुनावी मुद्दों और माहौल पर बातचीत की। वोटरों की नब्ज टटोलने की कोशिश की। इसके बाद प्रियंका ने मिर्जापुर में मौलाना इस्माइल चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाई। सजदे के दौरान प्रियंका ने परंपराओं को ध्यान में रखते हुए सिर को पल्लू से ढक लिया। आज की ये 2 तस्वीरें प्रियंका के यूपी दौरे के दूसरे दिन की हैं। एक तरफ कांग्रेस महासचिव मंदिर में पूजा अर्चना कर रही हैं, तो दूसरी तरफ दरगाह में चादर चढ़ा रही हैं। जाहिर है ये दोनों तस्वीरें हिंदू और मुस्लिम वोट बैंक पर कहीं न कहीं असर जरूर डाल सकती हैं। काली नगरी मिर्जापुर में बुनकर, मल्ला और किसानों के साथ छोटे रोजगार वाले लोग हैं। यहाँ मुस्लिम आबादी भी है। जाहिर है अगर नेता सिर्फ हिंदुत्व का राग अलापते हैं तो मुस्लिम वोटों से हाथ धो सकते हैं। ऐसे में प्रियंका ने जिस तरह एक ही दिन में मंदिर और दरगाह का दौरा किया, कहा जा सकता है कि प्रियंका ने हिंदू वोट बैंक के साथ साथ मुस्लिम वोटरों पर भी टारगेट सेट करने की कोशिश की है। मिसेज बाड्रा के बारे में मुझे जानकारी है। कल वो प्रयाग में थी, आज काशी में है, और आवे जावे कहीं पर भी फर्क नहीं पड़ेगा। भाजपा के समर्थन में कितने लोगों ने जहां जहां से होकर के उनका जाना हुआ है, जय श्री राम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे से उनका स्वागत किया है, इसका उन्हें एहसास हो गया होगा। गौरतलब है कि प्रियंका गांधी ने सोमवार को प्रयागराज से अपने चुनावी दौरे की शुरुआत की थी। सोमवार को प्रियंका संगम किनारे स्थित बड़े हनुमान मंदिर पहुंची और वहां हनुमान जी का दर्शन कर उनकी आरती उतारी। इसके बाद उन्होंने किला स्थित अक्षयवट और सरस्वती कूप का दर्शन किया। फिर संगम पहुंची। संगम में त्रिवेणी की आरती उतारकर उन्होंने मां गंगा का आशीष लिया और वहां से नाव में बैठकर गंगा के पास अरेल गईं। प्रयागराज से प्रियंका ही नहीं, कांग्रेस का पुराना नाता रहा है। प्रियंका के परनाना और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म इसी शहर में हुआ था। ऐसे में प्रियंका ने अपनी चुनावी यात्रा के लिए प्रयागराज को चुना है। पिछले
पिछले 2 दिनों की बात करें तो प्रयागराज से मिर्जापुर तक प्रियंका अब तक आधा दर्जन धार्मिक स्थलों पर माथा टेक चुकी हैं। अपने दौरे के तीसरे दिन यानी कल बुधवार को प्रियंका बनारस पहुंचेंगी और यहां भी उनका कार्यक्रम काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा पाठ का है। इसके बाद प्रियंका काशी के लोगों को संबोधित करेंगी। मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे जाकर प्रियंका जिस तरह लोगों से बात कर रही हैं, उनकी नब्ज टटोल रही हैं, जाहिर है उनके इस दौरे से गंगा किनारे वाले वोटरों से उनकी नजदीकी जरूर बढ़ेगी। साथ ही धर्म के नाम पर चलने वाली सियासत पर भी प्रियंका का पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बीजेपी ने बुआ बबुआ के देवबंद प्लान का तोड़ ढूंढ निकाला है। मायावती, अखिलेश और अजीत सिंह के सहारनपुर पहुंचने से पहले योगी आदित्यनाथ शंकबरी सिद्ध पीठ में मत्था टेकेंगे, ये जानकारी सामने आई है और हिंदुत्व का संदेश देंगे। साफ है कि सहारनपुर से सियासत को नया संकेत मिलना है। धार्मिक प्रतीकों के इस पॉलिटिक्स का असर दूर तक जाने वाला है। आपको समझाते हैं हम ये कैसे होगा। इस्लामी तालीम का मरकज, देश में फतवों के लिए मशहूर सहारनपुर जिले का वो छोटा सा कस्बा अब सियासत का सेंटर बनने को बेताब है। सबसे बड़े सूबे की सुर्खियों में छा गया है क्योंकि दारुल उलूम देवबंद से ही होना है बुआ बबुआ की सियासी रैलियों का आगाज। 2019 के महासंग्राम का प्रचार अभियान, लेकिन ऐलान के साथ ही विरोधियों की त्योरियां चढ़ गईं। भगवाधारी सियासत के भगवान तिलमिला उठे, मानो मायावती और अखिलेश ने कोई गुनाह कर दिया हो, ऐसा गुनाह जो माफी के काबिल न हो। तजुर्बेकार योगी ने माया अखिलेश की मंशा तो भापी ही, लगे हाथ निशाना भी साध दिया। वजह ये कि देवबंद की उस मिट्टी से मजहब का जुड़ाव है, मुसलमानों से खास लगाव है। यही नहीं, 7 अप्रैल को इस जमीन पर मायावती के साथ अखिलेश होंगे तो साथ ही जाटों के नेता चौधरी अजीत सिंह भी। वही तिगड़ी जिसने कैराना के उपचुनाव में बीजेपी का बेड़ा गर्क किया था, गोरखपुर और फूलपुर के बाद जीत की हैट्रिक जमा दी थी। यही नहीं, 7 अप्रैल को इस जमीन पर मायावती के साथ अखिलेश होंगे तो साथ ही जाटों के नेता चौधरी अजीत सिंह भी। वही तिगड़ी जिसने कैराना के उपचुनाव में बीजेपी का बेड़ा गर्क किया था, गोरखपुर और फूलपुर के बाद जीत की हैट्रिक जमा दी थी। अब वहीं से 2019 की जंग का आगाज होगा। मायावती, अखिलेश और अजीत सिंह एक ही मंच से हुंकार भरेंगे, बीजेपी के खिलाफ समर का शंखनाद करेंगे। एसपी बीएसपी गठबंधन में सहारनपुर की सीट मायावती की झोली में आई है। इलाके में दलितों और मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है और गठबंधन को इस समीकरण से ढेर सारी उम्मीदें हैं, लेकिन प्रतीकों की पॉलिटिक्स में सहारनपुर के मायने बेहद खास हैं। दारुल उलूम देवबंद के मायने महत्वपूर्ण हैं। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ इस पर तंज कसा, बल्कि लगे हाथ इसकी काट भी ढूंढ निकाली। गठबंधन के देवबंद प्लान से पहले ही मां शाकुंभरी देवी सिद्धपीठ मंदिर में मत्था टेकने का ऐलान कर दिया। हिंदुत्व के पोस्टर बॉय
योगी आदित्यनाथ की इस घोषणा से यूपी की सियासी तपिश बढ़ गई है। हर किसी की जुबान पर सहारनपुर चस्पा हो चला है। सभी का जोश 7वें आसमान पर है। हमारा चुनाव तो पहले ही शुरू हो चुका है सहारनपुर का तो, और ये लोग कोई देवबंद से शुरू कर रहे हैं, कोई भाजपा वाला शाकुंभली से कर रहा है, अच्छी बात है। मगर हमारा तो सारा क्षेत्र वोटों से लोगों के दिलों में धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, तो उसका तो आगाज ऑलरेडी हो चुका है। देवबंद के अंदर से ही एक ये शुरुआत होगी। सपा और बसपा के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे जो नेता हैं, तमाम इस काम में लगे हुए हैं, पूरे जी जान से जुट गए हैं इस काम में। और सपा और बसपा गठबंधन, राष्ट्रीय लोकदल के जो हमारे साथी हैं, तमाम इसमें लगे हुए हैं। और सहारनपुर जनपद से हाजी फजलुर रहमान जी की जीत निश्चित है। 7 तारीख को एनडीए और गठबंधन की मीटिंग है, तीनों गठबंधन के नेता, जिसमें आली जनाब अखिलेश यादव जी, सुश्री बहन मायावती जी और अजीत सिंह जी संयुक्त तौर पर रैली को संबोधित करेंगे। और ये रिकॉर्ड तोड़ रैली इस पूरे मंडल की होगी। मैं समझता हूँ इससे बड़ी रैली आज तक इस पूरे मंडल में कभी हुई है। दारुल उलूम देवबंद और शाकुंभरी सिद्धपीठ के बीच महज 40 किलोमीटर का फासला है। सियासत में भले ही ये जोश पैदा करे, लेकिन आशंकाएं भी कम नहीं हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में शमशान कब्रिस्तान की बहस का नतीजा सबने देखा है। शाकंभरी देवी पीठ और देवबंद दोनों ही एक ही जिले यानी सहारनपुर का हिस्सा हैं, लेकिन दोनों ही सियासी नजरिए से अलग अलग वोट बैंक की नुमाइंदगी करते हैं। देवबंद यानी मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा स्थल, तो शाकंभरी देवी हिंदुओं की आस्था का प्रतीक। शायद यही वजह है कि गठबंधन हो या बीजेपी, दोनों ने ही प्रचार अभियान की शुरुआत सहारनपुर से करने का फैसला किया है। लेकिन गठबंधन का रुख देवबंद की तरफ, तो बीजेपी का रुख शाकंभरी देवी पीठ की तरफ हो गया है। कैमरा पर्सन संजीव गुसाई के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, बड़ी खबर है। बीजेपी ने कर्नाटक में सभी 16 सिटिंग सांसदों को टिकट देगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार की पत्नी तेजस्विनी का बेंगलोर साउथ से टिकट फाइनल किया गया है। मंडिया सीट से भी अब बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारेगी, जबकि पहले बीजेपी ने तय किया था कि वो फिल्म स्टार अम्बरीश की सुमनलता का समर्थन करेगी। सूत्रों के हवाले से भी खबर है कि शशि थरूर के खिलाफ तिरुवनंतपुरम से बीजेपी कुम्मनम राजशेखरन का टिकट फाइनल किया है। पार्टी ने रणनीति के तहत कुम्मनम राजशेखरन 2 हफ्ते पहले ही मिजोरम के राज्यपाल के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था। 16 सांसदों को दोबारा टिकट मिल रहा है, सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है। दिवंगत नेता अनंत कुमार की पत्नी को टिकट मिल रहा है और शशि थरूर के खिलाफ कुम्मन राजशेखरन होंगे प्रत्याशी, ऐसी खबरें आ रही हैं। मिजोरम के राज्यपाल का पद छोड़कर आए, इस्तीफा दे दिया था राजशेखरन ने। तभी से ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी उनको किसी सीट से जरूर लड़वाएगी। हमारे साथ मनीष कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या माना जाए कि कर्नाटक में सभी सिटिंग एमपीज के टिकट फाइनल हो गए हैं और राजशेखरन को भी पार्टी उतार रही है कर्नाटक में चुनाव में?
बिल्कुल कर्नाटक में फैसला लिया। कल जब चुनाव समिति की जब बैठक हुई उसमें कर्नाटक को लेकर चर्चा हुई थी और पार्टी ने ये फैसला लिया है कि 16 जो सांसद कर्नाटक से आते हैं उन सभी को टिकट दोबारा से दिया जाएगा। अनंत कुमार, जो कि आपको पता है कि उनका निधन हो गया था, केंद्रीय मंत्री थे, उनकी पत्नी तेजस्विनी को टिकट ने साउथ बैंगलोर से टिकट देने का निर्णय लिया है। तो जाहिर तौर पर जो मौजूदा जो सांसद हैं उस पर पार्टी ने भरोसा जताया है। एक तरफ छत्तीसगढ़ के तमाम जो 10 सीटिंग सांसद हैं उनका टिकट काटा जा रहा है, वहीं पे कर्नाटक में जो 16 सीटिंग सांसद हैं उनके टिकट को रिपीट करने का पार्टी ने फैसला लिया है। चलिए, शुक्रिया मनीष। छत्तीसगढ़ के सभी 10 सांसदों के टिकट काटकर बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि जीत से कम पार्टी को कुछ भी मंजूर नहीं है। ऐसे में पुराने चेहरे चुनाव में जीत नहीं दिला सकते तो पार्टी नए चेहरों पर ही भरोसा करेगी। लेकिन छत्तीसगढ़ में पार्टी के एक्शन से यूपी में भी हड़कंप मच गया है, क्योंकि माना जा रहा है कि यूपी के भी कई सिटिंग सांसदों का पत्ता बीजेपी साफ करने वाली है। सब दिन होतना एक समाना। जी हां, ये वो 10 सांसद हैं जो 2014 आम चुनाव में छत्तीसगढ़ की 11 में से 10 सीटों पर जीत दर्ज कर लोकसभा पहुंचे थे। लेकिन फिलहाल विधानसभा चुनाव की करारी शिकस्त ने इनके दोबारा चुनाव लड़ने के सपने पर पानी फेर दिया है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने साफ साफ कह दिया कि किसी भी सिटिंग सांसद को टिकट नहीं मिलेगा। साथ ही नए उम्मीदवारों की लिस्ट आज पेश करने का फरमान भी सुना दिया। वहीं अपने आदेश में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने यह भी कहा है कि जिन उम्मीदवारों के नाम दिए जाए उनके लिए इन 3 बातों का ध्यान जरूर रखा जाए। पहली, विधानसभा चुनाव में किसी हारे उम्मीदवार का नाम ना हो। दूसरी, जिन 10 सांसदों के टिकट कटे उनके रिश्तेदारों के नाम ना हो। तीसरी, छत्तीसगढ़ से किसी मौजूदा विधायक का नाम ना हो। साफ है कि बीजेपी को छत्तीसगढ़ में किसी पुराने चेहरे पर भरोसा नहीं रहा। तभी तो पूर्व सीएम रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह का राजनांदगांव से टिकट काटने में भी पार्टी को जरा भी गुरेज नहीं हुआ। जिस तरह की करारी हार हुई है छत्तीसगढ़ में, वो भी एक वजह है कि वो सारे बदल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हम नए जोश, नई कलेवर, नए चेहरे के साथ आएंगे और विजय हासिल करेंगे। अभिषेक सिंह नहीं लड़ेंगे, रमन सिंह चुनाव लड़ेंगे। रमन सिंह के देखिए, अब इन्होंने साफ तौर पर कहा कि नए ताकत के साथ वो आएंगे और नए उम्मीदवार, नए चेहरे के साथ चुनाव लड़ेंगे और नई जीत हासिल करेंगे। हालांकि रमन सिंह, क्योंकि अभिषेक सिंह रमन सिंह के बेटे हैं, वो मैदान पर अब नहीं है, उनको भी बदला जाएगा। तो ऐसे में अब ये उम्मीदें जगी है कि शायद रमन सिंह चुनाव लड़े छत्तीसगढ़ से। अभिषेक सिंह की जगह उनके पिता रमन सिंह चुनाव मैदान में उतरेंगे या नहीं, इस बात का फैसला तो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति करेगी। लेकिन पार्टी के इस फैसले से देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश में भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। माना जा रहा है कि बीजेपी यूपी में भी बड़ी तादाद में मौजूदा सांसदों के टिकट काटने की कवायद में जुटी है, क्योंकि इस बार यूपी में भी पार्टी की चुनौती कम नहीं है। एसपी बीएसपी गठबंधन बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। फूलपुर, कैराना, गोरखपुर में बीजेपी को उपचुनाव में एसपी बीएसपी गठबंधन ने पटकनी दे दी थी। प्रियंका गांधी का सक्रिय होना भी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। इसके अलावा बीजेपी अपने सांसदों के परफॉर्मेंस को लेकर भी खुश नहीं है। पार्टी का मानना है कि ज्यादातर सांसद ऐसे हैं जो जनता के बीच पैठ बनाने में नाकाम रहे। ऐसे में यही माना जा रहा कि यूपी में भी बीजेपी पुराने चेहरों के बजाय नए चेहरों पर ही भरोसा करेगी, ताकि 2014 का इतिहास दोबारा दोहराया जा सके। मोदी और शाह दोनों ही जानते हैं कि यूपी की 80 लोकसभा सीटें ही दिल्ली की सत्ता का भविष्य तय करती आई हैं। ऐसे में अगर बीजेपी को यूपी से झटका लगता है तो 2019 चुनाव में पार्टी की बड़ी जीत की कवायद मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगी। ये प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के वर्किंग स्टाइल का नमूना है कि हारने वाले सांसद या उम्मीदवारों के साथ कोई मुरवत नहीं और जीतने वालों पर दांव लगाने को तैयार पार्टी।
जिस अंदाज में छत्तीसगढ़ में 10 के 10 सांसदों के टिकट काटे गए हैं, संकेत साफ है कि सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में मौजूदा सांसदों के टिकट काटने की तैयारी में है पार्टी। अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। अमित शाह ने इस बीच पार्टी अध्यक्ष ने फरमान जारी किया, 10 सांसदों के टिकट कटे, उनके रिश्तेदारों के नाम ना हो, छत्तीसगढ़ से किसी मौजूदा विधायक का नाम ना हो। यानी पार्टी पूरा ख्याल रखेगी इस बात का विधानसभा चुनाव में हारे किसी उम्मीदवार का नाम ना हो कि विधानसभा चुनाव में आप हार गए और उसके बाद आपको लोकसभा का टिकट दे दिया गया हो। यानी कि हारे हुए किसी भी उम्मीदवार पर पार्टी इस बार दांव नहीं लगाने जा रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लगातार अपने सांसदों के टिकट काटने पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा कि टिकट कटने का फॉर्मूला मोदी पर क्यों लागू नहीं हो सकता। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि विकास पूछ रहा है, सत्ताधारी दल अपने अधिकांश सांसदों को फिर से टिकट क्यों नहीं दे रही। इसका मतलब उन्होंने ये मान लिया है कि वो फेल हो चुके हैं। ये फॉर्मूला टीम पर ही नहीं, कप्तान पर भी लागू होना चाहिए। और इधर सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार से बड़ी खबर यह है कि बीजेपी से नाराज चल रहे शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस में शामिल होंगे। वे पटना साहिब से कांग्रेस की सीट पर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। पटना साहिब से सांसद है शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी से, लेकिन इस बार उनका टिकट कटना तय माना जा रहा है। और पिछले कई दिनों से या कहें कि पिछले कुछ सालों से पार्टी के अंदर पार्टी विरोधी बयान को लेकर सुर्खियों में रहे शत्रुघ्न सिन्हा। कभी आरजेडी से मुलाकात, कभी कांग्रेस से मुलाकात। और खबर यह है कि पटना साहिब से ही लड़ना चाहते हैं शत्रुघ्न सिन्हा, क्योंकि उन्हें पता है कि बीजेपी से उनको टिकट मिलने वाला नहीं है। इसलिए कांग्रेस में शामिल होने की खबरें आ रही हैं, सोर्सेस के हवाले से खबर है। और वो कांग्रेस में शामिल होकर पटना साहिब से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, पटना साहिब से जीतते रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी की तरफ से। हमारे साथ सौरभ कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त पटना से जुड़ चुके हैं। सौरभ, यानी शत्रुघ्न सिन्हा को पहले से इस बात का अंदाजा था कि इस बार बीजेपी से उनको टिकट नहीं मिलने वाला। नए घर की तलाश में थे शत्रुघ्न सिन्हा। बिहारी बाबू, क्या माना जाए, फाइनल हो गया कांग्रेस में शामिल होना शत्रुघ्न सिन्हा का? ये बिल्कुल फाइनल हो गया है। शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस के सीट से चुनाव लड़ेंगे और पटना साहिब से ही चुनाव लड़ेंगे। होली के बाद शत्रुघ्न सिन्हा दिल्ली में, सबसे पहले दिल्ली में वह कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे। वो उसके बाद वह पटना सदाकत आश्रम पहुंचेंगे, जहां वो सदस्यता ग्रहण करेंगे। यह बिल्कुल फाइनल हो चुका है। और आज जब यह खबर सूत्रों के हवाले से आई थी तो मैंने खुद शत्रुघ्न सिन्हा को फ़ोन किया था। उन्होंने कहा कि मेरी शुरू से इच्छा थी बीजेपी छोड़ने के बाद कि मैं कांग्रेस में जाऊं और किसी नेशनल पार्टी में जाऊं, तो निश्चित तौर पर उन्होंने कांग्रेस को चुना है। हालांकि आरजेडी भी चाहती थी कि वह शत्रुघ्न सिन्हा आरजेडी में शामिल हो, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने कांग्रेस के साथ जाने का फैसला लिया है और वह पटना साहिब से चुनाव लड़ेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ 24। Introducing the Suzuki Bergman Street, the special one. जब करो किचन की महीने की सफाई, तब करो कॉकरोच का भी सफाया। लाल हिट, एक फ्रेश खुशबू के साथ। जहाँ एक पेटी में बसती है अभी की जान, तो वहीं मिल्क, कैल्शियम, गॉट इट। दूध की तरह कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ दांतों का नेचुरल कैल्शियम बढ़ाए और उन्हें बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। The biggest crime that I can commit is not a murder. It's actually match fixing. They said the players were involved. Now तो मेरा भी उछला।
काफी टफ फेजेस थे हमारे लिए। कमिंग बैक इमोशनल मोमेंट था। आई ऑलवेज सेड व्हाट डजंट किल यू मेक यू स्ट्रांग। ये कहानी है जिद की। हॉटस्टार स्पेशल्स प्रेजेंट्स रोर ऑफ द लायन 20 मार्च से। भर काम, लेट खाना, एसिडिटी, इसीलिए डाइजीन। डाइजीन है डॉक्टरों का नंबर 1 प्रिस्क्राइब्ड एंटासिड। इसका हाई ANC एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करे और दे असरदार रिलीफ। डॉक्टरों का नंबर 1 भरोसेमंद एंटासिड डाइजीन। इतने कम लोग हैं यहाँ पे। इतनी गर्मी में कौन आएगा वोट देने। अच्छा सुन, सबको बाइक पॉइंट पे बुला लो। वोटिंग टर्नआउट कुछ करना पड़ेगा। लोगों को अपनी बाइक्स पे पोलिंग बूथ ले आते हैं। ये सही है। कल से अपनी यारी दो पहियों ने ली जिम्मेदारी। रुक मत चल तू रुक मत चल। आने वाले कल की सुरक्षा में हम आपका साथ देंगे। कैस्ट्रोल एक्टिव दे इंजन को लगातार सुरक्षा। चलो बनाए अपना कल। रुक मत चल तू। मुथूट फाइनेंस लोन हाथों हाथ तुरंत मिल जाता है। आप लोन की पार्ट पेमेंट करके कुछ सोना वापस भी ले सकते हैं। आप अपने सोने पर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी पा सकते हैं। तो अपनी सोच बदलिए, अपने गोल्ड को जेल से निकालिए और लाइफ में आगे बढ़िए। आज ही फोन लगाइए 1-800-313-1212। आइंस्टाइन जैसा स्मार्ट, ब्रूस ली जैसा टफ, इंसानों में ऐसा कॉम्बिनेशन ब्रूस इम्पॉसिबल, पर लिवगार्ड इन्वर्टर में 100% पॉसिबल। स्मार्ट इन्वर्टर और टफ बैटरी की परफेक्ट जोड़ी। स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग, चले लाइफ लॉन्ग। लिवगार्ड। चोर? पुलिस को बुलाओ। नहीं मैडम। चोर अंकल, अब किसी कोने में क्यों नहीं छुपे? नहीं, कोने में बिल्कुल नहीं। कोने में ऐसा क्या है? क्या मैडम, कोने में तो छुपते हैं जानलेवा मच्छर। शट अप। हमारे घर के कोनों में जानलेवा मच्छर नहीं, सिर्फ हिट लाइम फ्रेश की खुशबू रहती है। खुशबू? पेश है काला हिट नए लाइम फ्रेश की खुशबू में। रोज कोनों में लगेगा तो एक भी जानलेवा मच्छर नहीं बचेगा, बचेगी सिर्फ लाइम फ्रेश की खुशबू। काला हिट का नया लाइम फ्रेश याद रखूंगा। वाले डिश से फेवरेट चैनल्स गायब हो गए। डिश टीवी देगा वो चैनल्स वापस और साथ में सारे इंडिया क्रिकेट मैचेस भी। सिर्फ 1270 रुपए में पाएं डिश टीवी सेट टॉप बॉक्स और 3 महीने का मनोरंजन, वो भी बिना छतरी बदले। तो आज ही मिस्ड कॉल दे या नजदीकी डीलर से संपर्क करें। डिश नई डिश क्या है ये? बिल प्रोटेक्शन पर इतना भरोसा मत कीजिए, रखिए अपनी फैमिली का थोड़ा और ख्याल। एडलवाइस टोक्यो लाइफ जिंदगी प्लस टर्म इंश्योरेंस प्लान 1-800-1213 पर मिस्ड कॉल कीजिए। वाह, आशीर्वाद। ये चुंबक चाट ले बेटी, तेरे होने वाले जुड़वा चिपक के रहेंगे। बाबा का फिजिक्स कमजोर था, चुंबक दूर भी जाते हैं। अरे चाटी क्यों? अरे चाटी क्यों? बाकी सब तो ठीक है, पर वीवो IPL का मजा तो साथ बैठकर ही आता है ना। चाटी क्यों अम्मा चुंबक तू, एक दिल्ली गयो दूजा चुंबक तू। चाटी क्यों? चाटी क्यों? चाटी क्यों अम्मा चुंबक तू, एक दिल्ली गयो दूजा चुंबक तू। सॉरी फॉर द मैग्नेटिक पावर। अब मैच देखो एक साथ ऑन हॉटस्टार। इस पे दोस्तों को ऐड करके प्ले करो, चैट करो। यस, तो कोई यार नहीं फार विद वीवो IPL ऑन हॉटस्टार। ऐड या हटा सकते हैं? जिया जी बोलिए। वो क्रिकेट चल रहा है, अपने केबल पे ऐड कर दो ना। स्पोर्ट चैनल 15-20 दिन के लिए। साले साहब, जब मन किया ले लिया, जब मन किया छोड़ दिया। इतना चंचल मन ठीक नहीं है। मगर जिया जी कुछ दिन के लिए चैनल बदल भी तो सकते हैं। कुछ दिनों के लिए तुम्हारी दीदी को बदल सकते हैं हम। केबल वाला इनका रिश्तेदार है, आपका नहीं। फिर समझौता क्यों? इसलिए टाटा स्काई पे चैनल जब मर्जी ऐड या ड्रॉप करें। टाटा स्काई लगा डाला तो नो समझौता, ओनली जिंगल आला। यही है असली इंडिया। Valley School, nurturing, reinforcing and strengthening values, achieving academic success and supporting physiological needs of every child, moving beyond the 4 walls and facilitating multiple intelligence. Greater Valley School, where one teaches to ignite, empower and achieve. Greater Valley School, admissions open for session 2019-20, pre-nursery to class 12, CBSE, all streams available, boys residential.
पूर्वी यूपी की सियासत को नदी के रास्ते साधने निकली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की गंगा यात्रा का आज आखिरी दिन है। प्रयागराज से शुरू हुआ ये सफर भदोही और मिर्जापुर होते हुए आज पीएम मोदी के गढ़ वाराणसी पहुंचेगा। मिर्जापुर में प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला। प्रियंका ने कहा, बीजेपी चाहे कितना भी प्रताड़ित करें, हम उनसे डरने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि हम बीजेपी से लड़ने वाले लोग हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, अब जो अंतिम पड़ाव है इस बोट यात्रा या गंगा यात्रा का, वो पहुंच रहा है बीजेपी के मेन गढ़ या कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में। आज क्या कार्यक्रम है प्रियंका गांधी का वहां पर? देखिए प्रत्युष, प्रियंका गांधी का काफिला बनारस की सीमा में प्रवेश कर चुका है और कुछ ही देर के बाद लाल बहादुर शास्त्री के प्रतिमा पर वो माल्यार्पण करेंगी और लाल बहादुर शास्त्री जहां पे रहते थे उनके घर जाकर वो उनके परिवार वालों से मिलेंगी। अभी आपको नजारा ये बलुआ घाट है, जहां पे प्रियंका गांधी इसके बाद इसी बोट पे सवार होकर आगे 80 घाट जाएंगी, फिर दशमेश घाट जाएंगी और वहां पे पूजा अर्चना करेंगी। इसके बाद काशी विश्वनाथ के मंदिर जाकर वहां भगवान भोले की पूजा अर्चना करेंगी, क्योंकि कल आपने देखा था विंध्यवासिनी देवी की पूजा अर्चना उन्होंने बड़ी शिद्दत से की थी और आज भगवान भोले की पूजा अर्चना करने के बाद कार्यकर्ता सम्मेलन में बनारस में किस तरीके से कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बैठकर रणनीति बनाई जाए। और चूंकि 5वें चरण में चुनाव है उत्तर प्रदेश में, इसीलिए अभी तक बनारस से कांग्रेस पार्टी का कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है, लेकिन किसको प्रत्याशी घोषित किया जाए ये अपने आप में सबसे बड़ा और अहम सवाल इसलिए है कि नरेंद्र मोदी के गढ़ में अगर प्रियंका गांधी आती हैं और एक दिन बिताकर गंगा नदी के जरिए वोट यात्रा करती हैं तो वोट कितना मिलेगा ये इंश्योर करना प्रियंका गांधी चाहती हैं कार्यकर्ताओं से मिलकर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमन इस जानकारी के लिए। और अब देखते हैं इलेक्शन से जुड़ी खबरें। इलेक्शन टॉप 10 में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की गंगा यात्रा का तीसरा और आखिरी दिन आज बोट से पहुंचेंगी वाराणसी के सिघाट। काशी विश्वनाथ शीतला माता मंदिर के करेंगी दर्शन। आज मणिपुर और त्रिपुरा के दौरे पर रहेंगे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। इंफाल और अगरतला में सभाओं को करेंगे संबोधित। आज शाम ऑडियो ब्रिज के जरिए देश भर के करीब 25 लाख चौकीदारों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। होली के रंग करेंगे साझा। आज शाम फिर होगी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, जारी की जा सकती है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसदों को बड़ा झटका, राज्य के सभी 10 सांसदों के टिकट काटे। नए उम्मीदवारों पर दांव लगाने का फैसला। बेटे अभिषेक सिंह की जगह राजनांदगांव से चुनाव लड़ सकते हैं रमन सिंह। बिहार में महागठबंधन पर आज खत्म हो रहा है आरजेडी का 24 घंटे का अल्टीमेटम। कांग्रेस को लग सकता है झटका, साइड करने की तैयारी। यूपी स्टाइल में हो सकता है सीटों का बंटवारा। आरजेडी और महागठबंधन के बाकी दलों के सीटों के बंटवारे का ऐलान संभव। कांग्रेस के लिए 8 सीट छोड़कर बाकी पर की जा सकती है घोषणा। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से गठबंधन की किसी भी संभावना से किया इनकार। कहा, भ्रम फैलाने के लिए गठबंधन पर बयान दे रही है कांग्रेस। यूपी के बड़ौद की जनसभा में आरएलडी नेता जयंत चौधरी भूले मर्यादा। मन से बीजेपी को बताया लातों का भूत। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे का बयान। कहा, लोकसभा चुनाव में मेरी दिलचस्पी नहीं, जो करूंगा मोदी और अमित शाह के खिलाफ करूंगा। पीएम मोदी के चौकीदार कैंपेन को गुमराह करने की कोशिश बताया। इलेक्शन 2019 टॉप 10 को प्रेजेंटेड बाय करें कुछ कमाल एसीसी, पावर्ड बाय एशियन पेंट्स अल्टीमा प्रोटेक्ट, लैमिनेशन वाला एक्सटीरियर पेंट, रूपा फ्रंटलाइन, ये आराम का मामला है। एसोसिएट स्पॉन्सर, गैस और एसिडिटी से तुरंत राहत, विलेबल प्रोडक्ट सोडा जी। सिम्फनी एयर कूलर्स, पंखे जितनी बिजली में जबरदस्त कूलिंग। विलास कण कण है सोने सा खास। पान विलास, शौक बड़ी चीज है। हाय, तुम जल्दी आ गए। पता है। XUV 300
करें कुछ कमाल। ACC। The biggest crime that I can commit is not a murder. It's actually match fixing. They said the players were involved. नाम तो मेरा भी उछला था। काफी टफ फेजेस थे हमारे लिए। Coming back, emotional moment था। And I always said, what doesn't kill you, make you strong. ये कहानी है जिद की। हॉटस्टार स्पेशल्स प्रेजेंट्स रोर ऑफ द लायन 20 मार्च से। राहुल को फूड पॉइजनिंग हुई है फिर से। पता नहीं कैसे। मैं उसे बाहर का कुछ भी खाने नहीं देती। तो प्रॉब्लम आपके किचन में। हर महीने में किचन की अच्छे से सफाई करती हूँ। ये देखिए। ये लो, बीमारी फैलाई कॉकरोच ने और उंगली उठी आप पर। कॉकरोच गहराई में छिपकर सफाई से बच जाते हैं, इसीलिए अगली बार महीने की सफाई के साथ लगाएं लाल हिट। ये करे छिपे कॉकरोचेस का भी पूरा सफाया। लाल हिट। बॉस 8 बजते ही यहाँ ट्रैफिक जाम होगा। घर जाते हुए लोगों को अपना ऑफिस याद आएगा। मेगाबाइट, गीगाबाइट, डाउनलोड, अपलोड, हमें तो कोई याद ही नहीं करेगा। तो हम ये कर क्यों रहे, राइट? क्या बॉस, इसलिए कि हमें कोई याद ना करे। भीड़ में नेटवर्क बढ़िया चले और आप हमें याद ना करें, इसीलिए हम लगा रहे हैं अ टावर एवरी आवर। मैदान आपका हो या मेरा, दर्द कभी भी हरा सकता है। नया वॉलिनी मैक्स, इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट पेन रिलीफ स्प्रे। आई ट्रस्ट वॉलिनी मैक्स, ओनली वॉलिनी मैक्स। डिफीट पेन इंस्टेंटली। ये सब तो फिल्मों में ही होता है, पर NVDO में है रियल फ्रेंच परफ्यूम। NV deodorant, the power of French perfume. चाट का स्वाद हुआ निराला, आर प्योर ने जादू डाला। जरा संभल कर इसको चखना वरना हो जाएगा क्या। सबका राजा आर प्योर मसाला। भाई, मनुष्य का जीवन मार्ग हमेशा कष्ट से काहे भटकल रहेला। कष्ट जीवन मार्ग के भटकावेला न, भक्ति मार्ग पर लावे के परीक्षा होला। जे ई परीक्षा में सफल हो जाला, ओकरा के प्रभु से फल मिल जाला। जब भक्ति पहुँचेली आपन पराकाष्ठा पर, तब बरसेला प्रभु के कृपा। दिव्य शक्ति सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे। अब बाजी असली भोजपुरिया डंका ना, जो ऐसे ऐसे करता है वो लगाऊंगा यहाँ पे। यहाँ पे ना LED लाइट लगवा लूंगा। I like matte finish. ऐसा लगता है जैसे कुछ कराया नहीं है, बट कराया है। एक फ्रिज लगवाऊंगा, कोल्ड ड्रिंक। टायर बदलने का ख्याल आए ना आए, इसलिए टायर जो लंबा जाए, सिएट माइलेज X3 चले 1 लाख किलोमीटर तक। सिएट, इट हेल्प्स। मैंने हाथों से अपनी कामयाबी लिखी है और आज भी कड़ी मेहनत करता हूं। क्यों? अपनों के सपने जो पूरे करने हैं। पहले ये सब नहीं कर पाता था, फिर मेरे डॉक्टर ने बताया ये बी विटामिन की कमी हो सकती है और रोजाना 2 गोली न्यूरोबायन फोर्ट लेने की सलाह दी। बी विटामिन का अनोखा मिश्रण जो इस कमी को पूरा करता है।
नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं वंदना झा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, कालचक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। होलिका दहन के उपाय बरसाएंगे धन, होलिका दहन की अग्नि बढ़ाएगी आमदनी, होलिका दहन की राख बदलेगी किस्मत रातों रात। देखिए होलिका दहन स्पेशल कालचक्र। तो आज होलिका दहन है और कल होली। ऐसे में आज पंडित सुरेश पांडे जी आप सभी को बताएंगे किस मुहूर्त में, किस दिशा में और किस मंत्र के साथ और कौन से उपाय के साथ होलिका दहन अगर आप करते हैं तो वो न सिर्फ आपकी किस्मत बदलेगा बल्कि मां लक्ष्मी की कृपा भी आपको दिलाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि इस होलिका दहन और होली से आपके जीवन में धन की वर्षा हो तो जरूर देखें आज का कालचक्र और हमें फोन करें अगर आपका कोई प्रश्न है तो। हमारा टेलीफोन नंबर है 012066524111। अपनी चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले जल्दी से जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 20 मार्च 2019 दिन बुधवार। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, सुबह 10:45 तक। इसके बाद पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शाम 4:18 तक। इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल जैसा कि आप जानते हैं बुधवार है तो 12 बजे से 1:30 बजे तक। और रवि योग आज शाम 4:18 तक है और भद्रा काल सुबह 10:45 में शुरू हो रहा है, रात को 8:58 तक रहेगा। रात 8:58 के ठीक बाद होलिका दहन का भी शुभ मुहूर्त बना हुआ है। तो आज होलिका दहन है, आप भी मां लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं और इसके लिए आपको क्या उपाय करने हैं ये पंडित जी आप सभी को बता रहे हैं। किस मुहूर्त में आपको होलिका दहन करना चाहिए सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। पंडित जी बताइए होलिका दहन का क्या मुहूर्त है? देखिए, हर साल फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन प्रदोष काल में होलिका दहन किया जाता है। प्रदोष काल का मतलब सूर्यास्त और रात दोनों का जहां संधि होता है उसको कहते हैं प्रदोष काल। आज 20 मार्च को पूर्णिमा तिथि सुबह 10:44 पर शुरू होगी, जो कल सुबह 7:12 तक रहेगी। ऐसे में भद्रा की पूंछ आज शाम 5:24 से 6:25 तक है और भद्रा का मुंह 6:25 से 8:07 तक है। इसलिए होलिका दहन के लिए रात 8:58 के बाद का समय सर्वोत्तम है। भद्रा का मुंह त्याग कर निशामुख में होली का पूजन करना शुभ होता है। ऐसे में जो लोग इन नियमों का पालन करके होलिका के कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, निसंदेह उनके ऊपर ईश्वरी कृपा बरसती है और प्रभु श्री हरि विष्णु की भी कृपा विशेष रूप से ऐसे लोगों के ऊपर होती है। चलिए, चूंकि आज होलिका दहन है तो फिर ऐसे में क्यों ना राशि अनुसार ही हम आपको बता दें कि आपको अपनी राशि अनुसार किस तरह से होलिका दहन करनी चाहिए। होलिका दहन की अग्नि भी आपको आपका भविष्य और आने वाले शुभ अशुभ संकेत बता सकती है, ये भी आपको पंडित सुरेश पांडे जी बताएंगे। लेकिन राशिफल में सबसे पहले बात आ जाती है मेष राशि की। तो आज के लिए मेष राशि के लिए जानते हैं कि होलिका दहन पर इन्हें क्या कुछ खास करना है जिससे ये होली उनके जीवन के लिए मंगलमय हो। चलिए अब चर्चा शुरू करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए। अगर आपकी राशि मेष राशि है तो होलिका दहन में आप थोड़ी सी खैर की लकड़ी या नीम की लकड़ी, होलिका जलना प्रारंभ हो उसके पहले आपको जरूर डालना चाहिए और अग्नि में लाल फूल और साबुत चावल परिक्रमा करके डाल सकते हैं। पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा की ओर खड़े होकर के अपना मुंह पश्चिम उत्तर के कोने पर या अपना मुंह पश्चिम दिशा में करके आप होली में सामग्री डालेंगे। सामग्री डालते समय आप मंगल गायत्री मंत्र का जप भी करेंगे। अगर मंगल गायत्री मंत्र आपको नहीं आता है, वैसे ओम अंगारकाय विद्महे भूमिपुत्राय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्
नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम मंगलाय नमः कुछ कह दीजिएगा। होलिका दहन के बाद गाजर के हलवे का प्रसाद बांट सकते हैं। दूसरे दिन होलिका की थोड़ी सी राख में चमेली का तेल मिलाकर नहाने से पहले अगर उसे अपने शरीर पर आप मलकर फिर स्नान करें तो आप विश्वास करिए, नज़र, जादू, टोना अगर आपके ऊपर है, चाहे जितनी कठिन नज़र है, चाहे जितनी कठिन जादू टोना की स्थिति है, केवल चमेली के तेल में थोड़ी सी राख मिलाकर अगर शरीर पर लेप कर लिया जाए और उसके बाद स्नान किया जाए तो आप विश्वास करिए, जो कुछ भी ऐसी चीज आपके शरीर के साथ जुड़ी हुई है वो जल करके भस्म हो जाएगी। अगर आपको बुरे सपने लगते हैं, अगर आपको घर में किसी के चलने की आहट मिलती है, आपको अपने घर में किसी जगह पर कोई चीज़ दिखाई देती है, जबकि ये सब बात बहुत लोग नहीं मानते हैं, लेकिन जो लोग इसके भुक्तभोगी होते हैं वो उसकी पीड़ा खुद समझते हैं। तो ऐसे में अगर आपको भी लगता है कि आपको रात में लगता है कि जैसे यहाँ कोई है, कोई आपको छाया दिखाई देती है, तो आप बेफिक्र होकर के कल सुबह होलिका दहन के स्थान पर जा करके एक कागज में थोड़ी सी राख ले आइएगा और उसको चमेली के तेल में मिला करके अपने शरीर में लगा करके फिर स्नान करिएगा। आप देखिए, आपको ये सब चीज़ें दिखनी कल से ही बंद हो जाएंगी। पंडित जी, ये जो उपाय आपने बताया है, क्या जो होलिका दहन की राख है उससे सिर्फ कल ही स्नान कर सकते हैं? कई लोग ये भी सोचते होंगे कि उस राख को अपने पास रख लें, जब भी ऐसी स्थिति आए तो साल में कभी भी उसका इस्तेमाल करें। इस्तेमाल कभी भी किया जा सकता है, ये बहुत सत्य बात है, लेकिन कल की जो तिथि है और कल का जो मुहूर्त है उसके आधार पर कल इसका विशेष महत्व है। और जो लोग इसको छोटी सी डिब्बी में रख लें और नज़र लगे हुए किसी बच्चे के ऊपर से 7 बार उतार करके और उसको पानी में विसर्जित कर दें तो नज़र 1 मिनट में उतरेगी। चलिए आगे इस पर और भी हम चर्चा करेंगे। अब वृष राशि की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि, होलिका दहन और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के उपाय क्या हैं? वृषभ राशि वालों के लिए ये जल्दी से जान लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। देखिए, कल आज होलिका दहन है, ऐसे में आज होलिका दहन में गूलर की कुछ लकड़ियाँ आप इस्तेमाल करिएगा। बहुत से लोग यहाँ गूलर समझते ही नहीं होंगे क्या है। गूलर का जो शास्त्रोक्त नाम है वो तो मैं जानता हूँ, औदुंबर, लेकिन उसको यहाँ की भाषा में क्या कहते हैं मुझे भी नहीं पता। औदुंबर उसको शास्त्रीय नाम है उसका, और उसकी ये खासियत है कि वही एक ऐसा वृक्ष है जिसमें फूल नहीं होता है और फल लगते हैं। कोई आदमी अगर बहुत दिनों के बाद दिखाई देता है तो पूर्वांचल में एक कहावत है, अरे आप तो गूलर के फूल हो गए हैं, मतलब गूलर का फूल कभी नहीं दिखाई देता है। तो गूलर की लकड़ियां जो होती हैं, अगर उसको वृषभ राशि के जातक होली में डालेंगे तो यह एक प्रकार की समिधा हुई, तो निश्चित रूप से आपका जीवन शुभता से परिपूर्ण हो जाएगा। अग्नि में अगर मिल सके तो मोंगरे का फूल और चावल दाहिने हाथ में लेकर के होली की एक परिक्रमा करके उसमें डाल दें, दक्षिण पूर्व दिशा में खड़े होकर के। ध्यान रखें, साउथ ईस्ट में आप खड़े होंगे, आपका मुंह नॉर्थ वेस्ट की तरफ होगा। होलिका में ये सामग्री आप डालें। सामग्री डालते समय आपको शिव गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए या ओम नमः शिवाय बोलिए। होली के दिन सफेद कपड़े में 11 चुटकी होलिका दहन की राख और 1 चांदी का सिक्का बांधकर अपनी तिजोरी में अगर रखेंगे तो कभी आपके धन पर आंच नहीं आएगी। चलिए आगे अगली राशियों के बारे में भी पंडित जी बताएंगे कि होलिका दहन के दिन यानी आज के दिन आपको क्या कुछ ऐसा खास करना है जिससे आप धन धान्य से परिपूर्ण रहें, सौभाग्य आपके साथ हमेशा रहे। लेकिन अपनी चर्चा को भी हमें आगे बढ़ाना है, तो बात कर लेते हैं, क्या होलिका दहन की अग्नि भी आपको आपका भविष्य और आने वाले समय के बारे में बता सकती है? अब ये जानते हैं। पंडित जी बताइए, होलिका दहन की अग्नि से हम कैसे पता लगाएं कि हमारा भविष्य कैसा है? हमारे शास्त्रों में एक मयूर चित्रक नाम का ज्योतिषमय शास्त्र है। मयूर चित्रक जो ये बताता है कि विश्व में कब, कहां, कैसे क्या होगा। कोई चीज की महंगाई और किसी चीज के सस्तेपन का कब मतलब कि आकलन किया जाएगा। तो मयूर चित्रक में प्रकृति को ही परखने की बात कही गई है। उसमें होलिका के अग्नि की दिशा और जो लोहड़ी होती है
मकर संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी के अग्नि की दिशा से देश और विश्व के भविष्य को आकलन करने में सहयोग मिलता है। लेकिन आकलन वही लोग कर पाएंगे जो शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं। तो शास्त्रों में कहा गया है कि होलिका दहन के समय हवा अगर पूरब दिशा से चले यानी पूर्वाई चले तो यह बड़ा ही अच्छा शगुन होता है, क्योंकि पूरब दिशा से जब हवा आएगी तो ये देवताओं की दिशा है। देवताओं की दिशा होने के कारण माना जाता है कि इससे पूरे साल पूरे देश में खुशी रहने वाली है, आपके परिवार में खुशहाली रहने वाली है। और अगर होलिका दहन के समय हवा उत्तर की ओर से चलने लगे तो शुभ माना जाता है। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है, इससे धन की दिशा भी कहा जाता है। माना जाता है कि इससे पूरे साल आर्थिक क्षेत्र में उन्नति का वातावरण होगा, धन और सुख बढ़ेगा। होलिका दहन के समय अगर दक्षिण दिशा की ओर से हवा चले तो यह अपशकुन माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इससे फसलों को नुकसान होगा, फिजूल खर्ची बढ़ेगी, परिवार में क्लेश होगा। होलिका दहन के समय अगर धुआं सीधा आकाश की ओर जाने लगे तो यह बदलाव का सूचक है। यह संकेत है कि व्यक्ति का वर्चस्व या जो वर्तमान सरकार है समाज में उसका वर्चस्व बढ़ने वाला है। पश्चिम दिशा से होलिका दहन के समय हवा चलने लगे तो यह भी अच्छा शगुन नहीं माना जाता है। कहते हैं इससे फसलों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और जानते हैं जिस दिन से पश्चिम की हवा चलने लगती है उसके बाद से फसलों की ग्रोथ लगभग समाप्त हो जाती है। तो ये कृषि प्रधान देश है, इसलिए ज्योतिष शास्त्र में भी जो ज्यादा विवेचना की गई है वो खेती को ही लेकर के की गई है। अब ये बात अलग है कि आज हम दूसरी तीसरी चीजों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। पहले खेती थी, उत्तम खेती, मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी, भीख निदान। पहले खेती को सबसे अच्छा मानते थे, वाणिज्य अर्थात व्यापार को मध्यम मानते थे, नौकरी को भीख मांगने की संज्ञा में मानते थे। लेकिन अब आप हमारा कार्यक्रम देखते हैं तो देखिए कितने लोग सरकारी नौकरी का सवाल पूछते हैं, कितने लोग नौकरी की बात पूछते हैं। शायद ही कोई कालर आज तक आया होगा जिसने ये पूछा होगा कि मुझे खेती में नुकसान होता है, कैसे फायदा होगा। तो चलिए आप लोग ये होली का उपाय जरूर करिए और पूरी प्रसन्नता के साथ होली मनाइए, हमारी यही शुभकामना है। चलिए अब राशिफल में आज मिथुन राशि वाले कैसे होलिका दहन के छोटे छोटे से उपाय करके अपनी किस्मत चमका सकते हैं ये जान लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि होलिका दहन में कुछ अपामार्ग की लकड़ियों का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। ये अपामार्ग का नाम उत्तर प्रदेश में मैं जानता हूं चिचिड़ी है, चिचिड़ी। ये रेलवे लाइन के बगल में बहुत पाया जाता है, बहुतायत में। सड़कों के किनारे ये बहुत पाया जाता है, बहुतायत में। इसमें छोटे छोटे गोल गोल कांटे होते हैं जो कपड़े में फंसते हैं। अगर इस अपामार्ग की समिधा को, चाहे वो हरी ही क्यों ना हो, गीली ही क्यों ना हो, अगर अग्नि में डाला जाए तो निसंदेह कम से कम मिथुन राशि के जातकों का तो जलवा बना रहेगा साल भर। और अलग अलग रंग के फूल लेकर के और हाथ में थोड़ा सा साबुत चावल लेकर के अगर होली में समर्पित किया जाए तो यह भी आपके कल्याण का एक विशिष्ट मार्ग बन सकता है। मिथुन राशि के जातक पश्चिम या दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर खड़े होकर के होली में अपनी सामग्री डालें। डालते हुए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जप करें। होलिका दहन के बाद मूंग की दाल का हलवा बांटें। होली के दिन सुबह हरे रंग के कपड़े में 3 चुटकी होली दहन की राख इकट्ठा करें और उसमें 3 हकीक पत्थर बांधकर तिजोरी में कुछ दिनों के लिए रख लें। इससे धन वैभव बढ़ेगा। अब उन लोगों के लिए भी बताना चाहूंगा जो लोग प्रायः 6 महीने 8 महीने साल में बीमार हैं, उनके लिए क्या करना है। उनके लिए बता रहा हूं कि उनके घर की महिलाएं, जो उनकी माँ हों, बहन हों, बुआ हों या किसी रिश्ते में हों, उनको चाहिए कि सरसों को
थोड़ा सा उबाल करके, पका करके और उसे सिल पर पीस करके उसका उबटन बना लें, काली सरसों का। और उबटन बना करके उस व्यक्ति के घुटने से लेकर के नीचे के पूरे पैर में और ये हाथ में, दोनों तलवे में लगा करके इस उबटन को और उसकी जो मैल होगी उसको एक जगह इकट्ठा कर लें और गाय के गोबर के बीच में वो मैल रख करके और उसे होली दहन में डाल दें। आप विश्वास करिए, सुनने में बहुत आसान है, करने में बहुत आसान है, लेकिन इसका चमत्कार तो होकर रहता है। और सचमुच में अगर आपको अपने परिवार से लगाव है तो परिवार के सभी लोगों की मैल गाय के गोबर के अंतर्गत रख करके और उसे होली में डालने से आप सभी लोगों के ग्रह स्थिति का समन हो जाएगा और आपके शुभ दिनों की शुरुआत हो जाएगी। आपको अपनी राशि के अनुसार आज होलिका दहन के दिन ऐसे कौन से खास उपाय करने हैं जिससे मां लक्ष्मी की आप पर कृपा सदैव बनी रहे, यही बता रहे हैं आज कालचक्र में हमें पंडित सुरेश पांडे जी। आपकी भी राशि की हम बात करें उससे पहले बात कर लेते हैं होलिका दहन की राख की। होलिका दहन की राख कैसे आपके घर की नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल सकती है, बीमार इंसान को ठीक कर सकती है, आपकी असफलताओं को सफलता में तब्दील कर सकती है। आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए, राख का क्या महत्व है? हालांकि थोड़ी बातें तो आपने बताई हैं, लेकिन होलिका दहन की राख का और क्या महत्व है? राख का बहुत महत्व है। देवों में देव जो महादेव हैं उन्हें भी चंदन का टीका नहीं पसंद है, उन्हें राख अर्थात भस्म भभूति ही सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो अगर भस्म भभूति लगा करके भगवान शिव महादेव हो सकते हैं तो साधारण इंसान अगर भस्म भभूति का प्रयोग करेगा तो सोच लीजिए कि उसका जीवन कितना उन्नत होगा। होलिका दहन के दिन घर से उतारा गया टोटका और शरीर के उपटन को होलिका में जलाने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। भय और कर्ज से निजात पाने के लिए नरसिंह स्तोत्र का पाठ करना लाभदायक होता है। होलिका दहन के बाद जलती हुई अग्नि में नारियल डालना चाहिए, इससे नौकरी की बाधा दूर होती है। लगातार बीमारी से परेशान हैं तो होलिका दहन के बाद बची हुई राख मरीज के सोने वाले स्थान पर छिड़कने से लाभ मिलता है, या मरीज के माथे पर, नाभि पर, पैर के तलवे में, हाथ के तलवे में थोड़ी थोड़ी सी राख का स्पर्श कराने से मरीज की बीमारी शीघ्र ठीक होती है। सफलता की प्राप्ति के लिए होलिका दहन के स्थल पर नारियल, पान और सुपारी ये सब जलती हुई होली में डालना चाहिए। होली में ताजे अनाज जो खेत में ही अभी हैं, जो पैदा होकर के घर में आने वाले हैं, ऐसे एक एक दो दो पेड़ अपने खेत से अनाज लेकर के उसे होलिका की अग्नि में जला लेना चाहिए और फिर उसे वापस ले लेना चाहिए। जानते हैं, उस खेत के ऊपर और उस खेती के ऊपर किसी तरह की बुरी दृष्टि नहीं होगी, अग्नि का भय नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रायः होलिका के बाद जब पश्चिम की हवा चलती है, थोड़ा सा तूफान टाइप की हवा चलती है और थोड़ा सा बरसात भी हो जाता है, तो गेहूं जैसी फसल जो है ये खेत में गिर जाती है। और जब फसल खेत में गिर गई तो पक्का है कि जहां 1 एकड़ में आपको 30 क्विंटल गेहूं पैदा होना था, वहां 15 क्विंटल से ज़्यादा नहीं पैदा होगा, क्योंकि पेड़ के गिर जाने के बाद गेहूं का वजन अपने आप कम हो जाता है। तो होलिका में इसलिए गेहूं की बाल भी जलाई जाती है ताकि उस खेत के ऊपर प्रकृति का प्रकोप न आए, ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है। होलिका की अग्नि में जौ और आटा ये भी आप चढ़ा सकते हैं। और एक बात तो आप पक्का जान लीजिए, कुछ करिएगा या ना करिएगा, उपाय तो मैं बहुत बता रहा हूं, लेकिन एक काम जरूर करिएगा। जितने भी घर के सदस्य हों, अगर ज्यादा कुछ ना कर सकें तो अपने पैर के पंजे पर और अपने दोनों हाथों के तलवे में, तलवे के पीछे उबटन लगा करके और उसे अच्छी तरह से छुड़ा करके उसकी मैल को इकट्ठा करके
गाय के गोबर में रख करके और होली में जरूर डलवाइएगा। इससे कम से कम साल भर आपके घर में बीमारी नहीं रहेगी, और जब बीमारी नहीं रहेगी तो आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात कर्क राशि की कर लेते हैं। जान लेते हैं आज कर्क राशि वालों को होलिका दहन कैसे और किस विधि से करना चाहिए। देखिए, होलिका दहन पर कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि मां महालक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बरसती रहे, तो होलिका दहन में पलाश की कुछ लकड़ियों का भी इस्तेमाल करिएगा। ये पलाश को हमारे यहाँ पूर्वी भारत में छूल के नाम से इस्तेमाल करते हैं, और इसका जो संस्कृत में नाम है वो है किंसुक। इसका नाम है किंसुक। इसकी क्या खासियत होती है? ये फूल इतना इसके सुंदर फूल होते हैं, इतना इसके सुंदर फूल होते हैं कि मन को मुग्ध कर देते हैं। लेकिन अगर इस फूल को सूंघा जाए तो उसमें कोई गंध नहीं होती है। इसीलिए एक नीति का श्लोक है, माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। तो निर्गंधा इव किंसुका, मतलब माता पिता जिनके बच्चों को, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुका। रूप चाहे जितना सुंदर हो, खानदान चाहे जितना बढ़िया हो, लेकिन अगर विद्या नहीं है व्यक्ति के पास तो वो कैसा है? जैसे किंसुक का फूल। और किंसुक का फूल कैसा होता है? देखने में सुंदर होता है, आकर्षक होता है, मनोहारी होता है, लेकिन उसमें किसी प्रकार की कोई गंध नहीं होती है। तो यहाँ उपमा दी गई है किंसुक के फूल से विद्याहीन लोगों का। तो ये किंसुक का फूल है जो चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए अग्नि में डाला जाता है। अग्नि में सफेद पुष्प और अक्षत हाथ में लेकर के आप होलिका में डाल सकते हैं। कर्क राशि के जातक उत्तर या उत्तर पश्चिम दिशा की ओर खड़े होकर के होलिका में अपने हवन सामग्री जो है उसको डालें। और हाँ, अगर महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए और आप 2-5 आहुति हवन सामग्री डाल दें तो ये भी आपके ऊपर अकाल मृत्यु के भय का निवारण करने में कामयाब होगा। होलिका दहन के बाद चावल से बनी हुई मिठाई होली के दिन सुबह बांटने, लोगों को खिलाना चाहिए। और सुबह सफेद रंग के कपड़े में 7 चुटकी होलिका का राख रख करके 7 गोमती चक्र उसमें बांध करके अपने तिजोरी में चुपचाप रख लेना चाहिए, कोई टोकने ना पाए। इससे आपके बरकत पर ना तो नजर लग पाएगी और ना ही हाय उसको प्रभावित कर पाएगी। सिंह राशि होलिका दहन की विधि और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के जो उपाय करने हैं सिंह राशि वालों को, अब वो जान लेते हैं। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, वैसे तो आप लोग पराक्रम में विश्वास करते हैं, सही बात है, लेकिन होलिका दहन में सफेद मंदार, जिसको आक भी कहते हैं, अकोन भी कहते हैं, और समी की लकड़ियों का भी इस्तेमाल करना शुभकारी होता है। अग्नि में गुलाब के फूल और अक्षत हाथ में लेकर दाहिने हाथ में होलिका में चढ़ाएं। सिंह राशि के जातक दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर खड़े होकर के पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके होलिका में ये सामग्री डालें, और डालते समय सूर्य गायत्री मंत्र का या ओम घृणी सूर्याय नमः इस छोटे से मंत्र का उच्चारण करते हुए सामग्री डालें। होलिका दहन के बाद केसर से बनी हुई मिठाई होली के दिन सुबह लोगों में बांटें, और सुबह सुनहरे रंग के कपड़े में 5 चुटकी होलिका की राख लेकर के सूर्य यंत्र के साथ तांबे के पुराने सिक्के बांध करके उसे आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कन्या राशि के बारे में भी बात कर लेते हैं। कन्या राशि वालों के लिए किस विधि से होलिका दहन करना मंगलकारी होगा, जान लेते हैं। कन्या राशि के जातक जो हैं, इनको होलिका दहन में अपामार्ग की लकड़ी
का इस्तेमाल करना चाहिए। ये शुभ कार्य होती है। अग्नि में पीले फूल अक्षत हाथ में लेकर के होलिका में समर्पित करना चाहिए। कन्या राशि के जातक दक्षिण दिशा की ओर खड़े होकर के उत्तर की ओर मुंह करके होलिका में डालने वाली सामग्री को डालें। सामग्री डालते समय ओम बुंग बुधाय नमः का मंत्र जप कर लें और होलिका दहन के बाद मूंग की दाल से बनी हुई मिठाई या मूंग की दाल का हलवा लोगों में बांटें। होली के दिन सुबह हरे रंग के कपड़े में 11 चुटकी होलिका दहन की राख के साथ तांबे के छेद वाला 7 सिक्का बांध करके अपने तिजोरी में आप रख सकते हैं। इसका भी लाभ आपको मिलेगा। तुला राशि वालों के लिए हम बात कर लें कि आज होलिका दहन उन्हें किस तरीके से मनाना है। उसके पहले एक कॉलर हमारे साथ हैं, सीमा है वाराणसी से। सीमा जी, पंडित जी से जल्दी से आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। हेलो पंडित जी प्रणाम। सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, आज मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मान रही हूँ कि मेरा फोन आपके लग गया है। मैं 3-4 साल से आपका प्रोग्राम लगातार देख रही हूँ। जी बताओ सीमा, क्या जानना चाहती हो? पंडित जी, मैं महाराष्ट्र से नाला सुपारा से बोल रही हूँ। जी जी पंडित जी, मैं तो हूँ यूपी की जी। मेरे भाई एक हैं, 2021 में मतलब दर्शन करने के तो हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम हो गया था। उनकी वाइफ खत्म हो गई थी, तो 2021 में रात के शाम के सुबह के समय ना मैं घर से बोल के निकला कि मैं जा रहा हूँ विंध्याचल दर्शन करने के लिए। पर आज तक उसका कोई खबर नहीं, ना कुछ पता। बहुत ढूंढा गया, मेरे पिताजी भी ऑफ हो गए और वो माँ विंध्याचल वासिनी का नाम लेके दर्शन करने गया कि मैं माँ का दर्शन करके आ रहा हूँ और अभी तक वो घर पे लौटा नहीं। पंडित जी, कभी लौट के आएगा कि नहीं आएगा? कितने साल हो गया बेटा उनको घर से निकले? पंडित जी 2000 की बात है, 31 दिसंबर। मतलब 18-19 साल हो गया? हाँ, सन 2000 की बात है पंडित जी। चलो तो मैं बताऊं बेटा सीमा कि तुम्हारे ये भाई छोटे थे तुमसे कि बड़े थे? पंडित जी, मुझसे 1 साल का छोटा था। सुजीत नाम था, सुजीत। बड़े भी नहीं याद हो। हाँ, अब मैं इतने से तो एकदम पक्की बात बता दूंगा आपको। देखिए, आपके छोटे भाई का भाव का स्वामी सीमा है मंगल, और इस समय उसका लग्नेश बैठा हुआ है मकर राशि में उच्च का होकर के। तो एक बात तो पक्की कह सकता हूं कि वो जिंदा है। उसको कोई ऐसी बात नहीं हुई है कि वो मृत्यु को प्राप्त हुआ हो या उसको किसी शत्रु ने डैमेज किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, उसके गमन स्थान में शुक्र बैठा हुआ है। अगर उनकी पत्नी हो या उनकी मां, बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ में जल चढ़ाएं, पीला कपड़ा चढ़ाएं या पीला सूत चढ़ाएं और घी का दिया जलाएं, चने की दाल और गुड़ का भोग लगाएं। ये उपाय 16 महीने करें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि निसंदेह वो घर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए आप तुला राशि की बात कर लेते हैं। जान लेते हैं तुला राशि वाले जो भी जातक हैं वो होलिका दहन की विधि और मां लक्ष्मी की कृपा किस तरीके से पाए, जल्दी से ये जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि होलिका दहन में आप अपने राशि के अनुसार जो आपकी समिधा होती है गूलर की लकड़ी, उसे होलिका दहन में आप छोटे छोटे उसके टुकड़े करके और एक एक टुकड़े ओम सुंग शुक्राय नमः कहते हुए आप डाल सकते हैं। निश्चित रूप से यह आपके चमत्कारी भाग्योदय में सहायक होगा। अग्नि में सफेद पुष्प और अक्षत हाथ में लेकर के होलिका को प्रणाम करके भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम करके सामग्री डाल देनी चाहिए। तुला राशि के जातक होलिका दहन के स्थल पर पश्चिम की दिशा में खड़े होकर के पूर्व दिशा में मुंह करके सामग्री डालें। डालते समय ओम नमः शिवाय भगवान शिव का ध्यान करते हुए होलिका में सामग्री डालें। होलिका दहन के बाद नारियल से बनी हुई मिठाई लोगों में बांटें और सफेद कपड़े में 7 चुटकी होलिका की राख और 7 पीली कौड़ियां बांधकर अपने तिजोरी में रखें। जय मां विंध्यवासिनी।
और अब वृश्चिक राशि की बारी आ जाती है। तो आज होलिका दहन के दिन वृश्चिक राशि वाले किस तरीके से होलिका दहन करें और उसमें क्या क्या सामग्री ऐसी डालें, कौन से छोटे से उपाय ऐसे करें जिससे इनका पूरा साल शुभ हो, अब ये जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि होलिका दहन में खैर या नीम की लकड़ी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अग्नि में लाल फूल और अक्षत हाथ में लेकर के आपको होलिका को प्रणाम करके समर्पित करना चाहिए। तुला राशि वाले उत्तर दिशा की ओर खड़े होकर होलिका में सामग्री डालें। सामग्री डालते समय ओम पवन नंदनाय स्वाहा ये मंत्र भी आपको बोलना चाहिए, हनुमान जी का मंत्र है। और होलिका दहन के बाद छुआरे भिगो करके पानी में फूले हुए हों लोगों में बांटना चाहिए। और होली के दिन सुबह लाल रंग के कपड़े में 17 चुटकी होलिका दहन की राख के साथ एक मूंगा बांधकर अपनी तिजोरी में रखने पर चमत्कार होगा। निसंदेह। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ है, रविंद्र हैं जयपुर से। रविंद्र जी, पंडित जी से जल्दी से आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। नहीं जी, प्रणाम। मैं जयपुर से रविंद्र बोल रहा हूँ। जी जी रविंद्र जी। पंडित जी, मेरी पुत्री है, मेरी बेटी है, उसने रिटर्न और इंटरव्यू दिया एक बहुत प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में जूनियर लेक्चरर के लिए। पंडित जी, उसका परिणाम अनुकूल आएगा क्या? क्या कोई हमको उपाय भी करना पड़ेगा? एक पंडित जी, इसके विवाह और कैरियर का बारे में कैसा रहेगा? एक बात और थी पंडित जी की, हमारे घर में बहुत लंबे समय से कोई शुभ कार्य वगैरह कुछ होता ही नहीं है। सब बड़ी मेहनत भी करते हैं, तो कोई पितृदोष या कोई किसी का तंत्र मंत्र तो नहीं है पंडित जी? जरा चलिए, पहले प्रश्न का आपको जवाब देना चाहूंगा जो आपने अपने बेटी के नौकरी के बारे में पूछना चाहा है। इसको कहीं दिमाग में रख लीजिए कि उसका सिलेक्शन सुनिश्चित रूप से होगा, क्योंकि आपने प्रश्न किया तो प्रश्न लग्न का स्वामी बना शुक्र, और उससे पंचम भाव का स्वामी बना शनि, और उससे आजीविका भाव का स्वामी बना मंगल। मंगल और शनि प्रश्न काल में परस्पर पंचम नवम हैं, स्नेहा दृष्टि से इत्साल कर रहे हैं। इसलिए आपके बेटी की इंतजार परीक्षा के परिणाम कर रहे हैं और उसे निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अब जहां तक आपके घर में शुभ कार्य नहीं होते हैं, देखिए, इसके लिए ना तो तंत्र मंत्र दोषी है और ना ही इसके लिए किसी का जादू टोना दोषी है। इसके लिए कुछ तो अपनी मुकद्दर का फेर है और कुछ आपके कर्मों का फेर है। अगर आप राम दरबार का चित्र लगाकर अपने घर में सुबह शाम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ शुरू कर दें, घी का दिया जलाना शुरू कर दें, और साल में एक बार कम से कम एक ब्राह्मण को अपने घर बुला करके भोजन कराएं, कन्याओं को पूजें, कन्याओं को दान दक्षिणा करें, तो अपने आप शुभ कार्य होने लगेंगे। इसमें कहाँ संदेह है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब धनु राशि की बात कर लेते हैं, जान लेते हैं होलिका दहन की कौन सी विधि इन्हें अपनानी है और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए धनु राशि के जातकों को कौन से उपाय करने हैं। धनु राशि के जो जातक हैं, इन्हें होलिका दहन में पीपल की लकड़ी, पीपल की समिधा का इस्तेमाल करना शुभ होगा। जिसके घर पर पीपल छोटा सा जमा होता है वो भी हमसे पूछता है, पंडित जी हमारे छत पर टंकी के पास पीपल जमा हुआ है, दीवार में पीपल जमा हुआ है, क्या करना चाहिए? लोग डरते हैं पीपल को नुकसान पहुंचाने से, लेकिन अगर दैव कार्य में पीपल की समिधा का इस्तेमाल हो रहा है तो आपको पाप नहीं लगेगा। आप पीपल के पेड़ के पास जाकर के आज ही सूर्यास्त से पहले हाथ जोड़कर कहिएगा कि हे देव वृक्ष, आज थोड़ी सी आपकी समिधा चाहिए भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए, होलिका में डालने के लिए। उसमें नारायण प्रकट होकर भक्त प्रहलाद को बचाएंगे, इसलिए आपकी थोड़ी सी समिधा चाहिए। और ऐसा कह के थोड़ी सी लकड़ी, गीली लकड़ी पीपल की आपको काट लेना चाहिए और उसके छोटे छोटे टुकड़े बना करके ले आ करके और उसे होली में डालना चाहिए। अग्नि के में पीला फूल भी आप डाल सकते हैं, अगर कनेर का फूल मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और थोड़ा सा चावल और कनेर का फूल लेकर के आप होली में समर्पित करें। धनु राशि के जातक पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा की ओर खड़े होकर के होली में सामग्री डालें। सामग्री डालते समय बृहस्पति गायत्री मंत्र का जप करें या ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का मंत्र सर्वोत्तम होगा। होलिका दहन के बाद बेसन का हलवा बांटें या बेसन के लड्डू बांटें। होली के दिन सुबह लाल रंग के कपड़े में 9 चुटकी होलिका की राख
और 11 पीली कौड़ियां बांधकर अपनी तिजोरी में रखिए। पूरा साल आपका मंगलमय होगा और अगली होली जब आए तो उस समय फिर से ये क्रिया करके और उस पुरानी क्रिया की वस्तुओं को जल में प्रवाहित कर दें। चलिए, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को आज कैसे करनी चाहिए होलिका दहन की पूजा, क्या कुछ करने चाहिए उपाय जिससे मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएं और उनके जीवन में चलिए अब जल्दी से जानते हैं मकर राशि वालों को आज होलिका दहन में कैसे पूजा करनी चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए जिससे उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाए और मां लक्ष्मी की उन पर खास कृपा बनी रहे। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप होलिका दहन में समी की लकड़ी का इस्तेमाल जरूर करिएगा। समी ये शनि के ही प्रतिनिधित्व का एक वृक्ष है और चाहे जितना किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि खराब हो, अगर वो व्यक्ति समी की लकड़ी के छोटे छोटे 4-4 अंगुल के 108 टुकड़े करके और जलती हुई आम की लकड़ियों पर घी में डुबो करके उसको और हवन करे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 7 शनिवार ये उपाय करने के बाद उस व्यक्ति के आसपास भी दुख और दरिद्रता नहीं रहेगी। लेकिन चलिए आज होलिका दहन की बात है तो कम से कम ज्यादा नहीं तो 8 टुकड़े समी के लकड़ी के लेकर के होलिका स्थल पर पहुंच करके और उसे होली में डालें। फूल और अक्षत भी हाथ लेकर के आप चढ़ा सकते हैं। मकर राशि के जातक दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर खड़े होकर के होलिका में सामग्री डालें और सामग्री डालते समय ओम संग सनश्चराय नमः जरूर बोलें। होलिका दहन के बाद उड़द के दाल के बने हुए वड़े या इमरती, ये दोनों चीजें में से कुछ भी आप खरीद करके लोगों में वितरित करें। होली के दिन सुबह नीले रंग के कपड़े में 11 चुटकी होलिका दहन की राख के साथ 11 लोहे की छोटी छोटी कीलें रख करके इसे भी तिजोरी में रखा जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। अब जल्दी से कुंभ राशि वालों के लिए भी जान लेते हैं कि आज होलिका दहन के दिन इन्हें किस तरीके से मां लक्ष्मी की कृपा पानी है, क्या उपाय करने हैं। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि होलिका दहन में समी या जामुन के पेड़ की समिधा का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ समिधा का मतलब है लकड़ी, गीली लकड़ी। अग्नि में लौंग और अक्षत हाथ में लेकर के आप डालिएगा और पश्चिम दिशा की तरफ खड़े होकर के होलिका में सामग्री डालिएगा। समय आपके लिए मंगलकारी हो, इसके लिए शनि के मंत्रों का जप करिएगा और होलिका दहन के बाद सिंघाड़े लोगों में बांटिएगा और होली दहन के दिन नीले रंग के कपड़े में 11 चुटकी होलिका दहन की राख रख लीजिएगा। 7 छोटी छोटी काजल की डिब्बी बांध लीजिएगा, इसे भी अपने तिजोरी में आप रख सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब आज की आखिरी राशि यानी मीन राशि वालों के लिए भी होलिका दहन के दिन क्या उपाय इन्हें करने हैं ये हम बताते हैं और मां लक्ष्मी की कृपा इन्हें कैसे पानी है ये भी जानते हैं। मीन राशि के जातकों को होलिका दहन में पीपल के पेड़ की लकड़ी का भी इस्तेमाल करना शुभकारी होगा। जैसे मैंने धनु राशि वालों को बताया था कि जाइएगा पीपल के पेड़ के नीचे हाथ जोड़ के लकड़ी मांगिएगा पीपल से, उसी तरह से ये भी बात है। और मीन राशि वाले उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा की ओर खड़े होकर के होलिका में सामग्री डालें। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः या ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रौंग शाह गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करें। होलिका दहन के बाद लोगों में केले बांटें। होली के दिन सुबह पीले रंग के कपड़े में 7 चुटकी होलिका दहन की राख रख करके 7 तांबे के छेद वाले सिक्के रख करके 11 कौड़ियां बांध करके अपने तिजोरी में आप स्थापित कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद यही करते हैं कि आज होलिका दहन पर खास उपाय आपकी राशि अनुसार जो पंडित सुरेश पांडे जी ने बताए हैं आप उन्हें जरूर करेंगे और रोग से आप मुक्त हो पाएंगे पूरे 1 साल तक और इसके साथ ही धन धान्य से भी परिपूर्ण हो पाएंगे। उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये विषय आपको बेहद पसंद आया होगा। कल एक बार फिर होली के विषय पर आपके लिए कुछ खास विषय और खास उपाय लेकर हम आएंगे। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। पंडित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।